जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 9 की गणित, जिसका सबसे पहला चैप्टर संख्या पद्धति। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। मतलब आज इस चैप्टर को में प्रश्नावली 1.1 मतलब पहली प्रश्नावली हम लोग समझेंगे कि उसमें है क्या, और उसको समझने से पहले उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको सीखेंगे और क्या क्या हमें दिया है। पहले तो जो थ्योरीज दी हुई हैं, जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनको हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली के ऊपर चलेंगे। हालांकि प्रश्नावली में बहुत सारे क्वेश्चन तो दे नहीं रखे, 2-3 क्वेश्चन दिए हैं जिसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो। मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। हम लोग एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। बाकी आपने एक बार एनसीईआरटी समझ ली तो आप फिर बाकी आपके स्कूल में जो भी किताबें चल रही हैं आप उसको बहुत अच्छे से कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो फिर हम लोग का स्कूल में कैसे होगा। देखो, एक चीज़ याद रखना, आप लोग अभी भी एनसीईआरटी देखो, ये जो वीडियो होगी ना, ये ओरिएंटेशन वीडियो है। अभी 5-10 मिनट थोड़ा हम लोग समझ लें कि आखिर 9 में हम लोग को पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। फिर हम लोग 9 की शुरुआत करेंगे, अच्छे से शुरुआत करेंगे, ताकि आप लोग को भी कोई परेशानी ना हो। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूं कि 9th शुरू करने से पहले आप कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको सीखना होगा। मैं अभी आपको जैसे देखो, सबसे पहले आपको ये आप पता होना चाहिए कि गुणनखंड क्या होता है। ये मैं कुछ आपको टॉपिक्स लिख के दे रहा हूँ। मैं 9th की ये शुरू करने से पहले मैं एक वीडियो और डालूंगा, इसी यूट्यूब चैनल पर आपका आएगा, बेसिक मैथ करके। बेसिक मैथ करके आएगा, उसमें ये सारे टॉपिक्स मैं कवर कर दूंगा ताकि आपको किसी तरीके से परेशानी ना हो। क्योंकि जानते हैं, जब आप 9th में पढ़ना शुरू करोगे ना, तो अभी तो आसान चैप्टर है, अभी तो संख्या पद्धति है। मतलब इसमें आपको पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, अपरिमेय, परिमेय, ये सब करना है, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको तकलीफ होगी नहीं। इसके बाद से जब चैप्टर शुरू होंगे, जब बहुपद शुरू होगा, दो चर के रैखिक समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति, ये सब शुरू होगा, तो आपको बहुत परेशानी आएगी कि सर हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप गुणनखंड करा रहे हो, आप लौसा ले रहे हो, आप मौसा निकाल रहे हो, ये सब तुमको समझ में ही नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं एक बेसिक मैथ करके एक वीडियो आपको बना के दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। 9th में बहुत काम आएगा आपके। और बाबू, एक बात हमेशा हमारी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि 9th को आप बहुत अच्छे से पढ़ें। 9th को अच्छे से पढ़ें, 10th को अच्छे से पढ़ें। अब तक आपने कैसे पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। कुछ खराब किया होगा, आपको कुछ नहीं आता होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से अब आप ढील नहीं दे सकते, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको कवर करना है, नहीं समझ में आ रहा है, आप हमको बताइएगा, कमेंट में आप बता दीजिएगा। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि उसको मैं फुलफिल करा दूँ। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर हम लोग को नीड क्या क्या होगी, कि इसके बिना तो हम 9th शुरू ही नहीं कर सकते, क्योंकि 9th में ये आने ही वाला है। और अगर मान लीजिए मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ जहाँ गुणनखंड के बारे में आ रहा है, तो फिर मैं वहाँ पे आपको गुणनखंड बेसिक से नहीं समझा सकता। मैं आपको यही कर सकता हूँ कि बेसिक मैथ की एक वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ, जिसमें गुणनखंड के बारे में होगा, जिसमें लौसा के बारे में होगा। तीसरा उसमें आएगा भिन्न की संख्याओं को कैसे सॉल्व किया जाता है। भिन्न को सॉल्व करना आपको सिखाया जाएगा, भिन्न संख्या नहीं, भिन्न सॉल्व करना सिखाया जाएगा। जैसे भिन्न संख्याओं का सॉल्व करने, मतलब 3/5 + 4/6, इसको सॉल्व करने का ये आएगा। ये अभी आपको बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि कि ठीक है कि कुछ लोगों को तो ये बहुत अच्छे से आता होगा, मैं उनको नहीं कर रहा हूँ। जिनको ये बिल्कुल नहीं आता है, प्लीज़ उसको ये पढ़िएगा, उसके बाद ही आप 9 शुरू करिएगा, वरना बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको। और थोड़ा बेसिक से ही हम लोग बेसिक मैथ को थोड़ा अच्छे से सीखेंगे। हो सकता है 2-3 वीडियोज़ हो जाए, तो उसको हम लोग अच्छे से कवर करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ये आपका बेसिक है, मजबूत होना चाहिए। बिना मजबूत हुए आपको बहुत परेशानी होगी, आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, धीरे धीरे मैं पढ़ाऊँगा। बेसिक मैथ हम लोग पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग संख्या पद्धति को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिक मैथ, थोड़ा बहुत हम लोग संख्या पद्धति आज पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक मैथ की वीडियोस मैं आपको बना के दे दूंगा, प्लेलिस्ट होगी, आप उसको वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और इसके वीडियो के लिंक में भी, सॉरी, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा, ताकि अपना बेसिक कम से कम यार मजबूत बना लो। और पढ़ा वढ़ा याद कर रखना, टेबल वेबल याद कर लेना, 20 तक तो कम से कम याद ही करके रखना यार, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मतलब ये 3 चीज़ें तो मस्ट है, ये तो आपको आना ही आना चाहिए, नहीं आएगा तो बहुत परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो चलो, अब हम लोग शुरू करते हैं, अपनी संख्या पद्धति शुरू करते हैं। आखिर इसको हम लोग, इसमें पढ़ना क्या क्या है, पहले हम लोग देख लें क्या कि इस वीडियो में हम इस संख्या पद्धति में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले आपने क्लास 8 में भी कुछ पढ़ा होगा, क्लास 8 में, 7th में, 6 में, पहला चैप्टर आपने जो पढ़ा था ना, वही सारी चीज़ें आज हम लोग को पढ़नी है। जैसे पहला चैप्टर हमने 8, आप सोचो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं याद होगा कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, नई सीरीज हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलो, आप लोगों को तो ये तो पता होगा ना कि ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 होता है, 0 के इधर सभी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, इधर सारी निगेटिव संख्याएं होती हैं, इतना तो आपको मालूम होगा, ये तो आपको पता होगा ना, ठीक है। और देखो, अच्छा एक बात बताओ, सोच लो कि आप इसी नंबर सिस्टम पे यहाँ 0 पर यहाँ आप खड़े हो गए, ठीक है, और इस 0 पे खड़े खड़े होकर आप इधर चलना शुरू किए। आप जब चल रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, मान लो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, आप इधर जब चलोगे तो सबसे पहले 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, ये आपको मिलेगी। तो ये जो संख्याएं हैं इनको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, प्राकृतिक संख्याएं तो हो गए, लेकिन मुझे एक बात बताना, अगर आप यहाँ से चलना शुरू करोगे तो आपको एक तो पहले तो एक थोड़े मिलेगा, इसके बीच में भी तो कुछ नंबर्स हमको मिलेंगे, इसके बीच में हमको कुछ नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आप कहोगे बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल मिलेगा, 0 और 1 के बीच में भी तो कोई नंबर होगा, वो भी तो मिलेगा, उसको क्या बोलोगे सर? उसको हम लोग बच्चों वो बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इसके अंदर आपको यहाँ पे परिमेय संख्या मिलेंगी। जैसे इसके अंदर आप चलेंगे तो मान लीजिए सबसे पहले आपको मिल गया 0.5, सॉरी 0.5 नहीं, चलो 0.1 ले लेते हैं। सर हम चले तो हमको सबसे पहले मिल गया 0.1, तो सर 0.1, और इसको हम देखिए, इसको भिन्न में कन्वर्ट करें तो ये 1/10 होता है, और 1/10 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? आपको परिमेय संख्या के बारे में पता होगा कि नहीं? वे संख्याएं जिनको P/Q, छोड़ दो यार P/Q सब नहीं, जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, बात खत्म। एक बार में याद करो। सर भिन्न में कैसे बदलते हैं? भिन्न में आपको एक चीज़ आपको तो ये पता ही होगा, जैसे मान लो कि आपके पास 0.5 है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? तो कन्वर्ट करने का एक बहुत आसान तरीका होता है, दशमलव के बाद जितने नंबर हैं उतने ही नंबर्स का, जैसे मान लो दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 1 के आगे शून्य लगाएंगे और बटा में 10 से गुणा किया तो फिर 10 से भाग कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 10। उसी तरीके से 0.005 को कैसे करोगे, इसको कैसे आप भिन्न में कन्वर्ट करोगे? भिन्न में कन्वर्ट करना है, परिमेय संख्या कैसे बनाओगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे सर, इसमें हम गुणा करेंगे, सबसे पहले किसका गुणा करेंगे देखेंगे, दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 1 के आगे उतना ही 0, 3 0 लगा दिए, फिर बटा में 1000 से गुणा किए, फिर 1000 से भाग करना होगा, तो ऊपर वाले का जब गुणा करोगे तो ये 5 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1000, ठीक है। ऐसे होता है और दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, तो आपको तो ये पता ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप कह देंगे ये क्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है बच्चों? परिमेय संख्या। तो यहीं से आपको आता है कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में, मतलब जिनको भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और कहते हैं कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसा क्यों बोलते हैं? अच्छा एक बात मुझे बताओ, 5 में आप 0 से भाग दोगे तो कितना आएगा? चलो छोड़ो, और आसान लेते हैं, 1 में आप 0 से भाग दोगे तो कितना आएगा? इसका कोई मतलब है? इसका कोई अर्थ है? नहीं है ना। इसीलिए परिमेय संख्याओं में भिन्न में जो हर होता है, हर मतलब ये नीचे वाला, ये नीचे नीचे वाला, बटा के नीचे वाला जो हर होता है वो 0 नहीं होता है, क्योंकि अगर 0 हो गया तो उसका कोई मतलब निकलेगा ही नहीं, वो मतलब बेकार की बात हो जाएगी कि इसका तो कोई मान ही नहीं निकलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि Q को आप 0 नहीं रख सकते। तो सिंपल से हम बात कहेंगे कि क्या परिमेय संख्या मतलब जो भिन्न की संख्या होंगी वो परिमेय संख्या हो जाएंगी। अच्छा आपको एक मुझे बात बताओ, भिन्न में तो हम नेचुरल नंबर को भी तो हम भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं ना। कैसे सर? जैसे मान लिया आपके पास 5 है, 5 को हम 5/1 लिखते तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वैसे ही 6 को हम 6/1 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही 1 को हम 1/1 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यानी यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है? हमको ये समझ में आ रहा है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको भी हम परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और एक चीज़ बताना आपको भूल गया मैं, परिमेय संख्याओं को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये तो रहा कि परिमेय संख्या। इसको आप क्लास 8 में ये भी सीखोगे कि नंबर लाइन पर इसको कैसे दर्शाया जाता है, कि परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पे कैसे दिखाया जाता है, ये आपको क्लास 8 में सिखाया जाता है, पहला चैप्टर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, चलो अभी तो हम लोग जीरो के इधर गए थे ना, जीरो के राइट साइड में गए थे, अब जीरो के लेफ्ट में चलते हैं। जीरो के जब लेफ्ट में जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा -1, -2, -3 डैश डैश, इस तरीके से संख्याएं मिलेंगी। तो ये माइनस वाले संख्याओं को क्या बोलोगे, कुछ नहीं, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं रखा, ठीक है, इसका कोई मतलब स्पेशल में इसका कोई नाम नहीं रखा गया। अच्छा, तो सर आप तो ये जीरो पे खड़ा होकर चल रहे हो, जीरो के इधर भी चले गए, इधर वाले को आपने नेचुरल नंबर कह दिया, इधर वाले को आप कह रहे हो कि ठीक है इसको कुछ नहीं कहते हैं, आप इसको ऋणात्मक संख्याएं बोल दीजिए, ऐसे ऋणात्मक संख्याएं आप कह रहे हो। लेकिन ये जीरो क्या है, याद रखिएगा बच्चों कि जीरो एक पूर्ण संख्या है। अच्छा, यहीं से एक चीज डिफाइन किया जाता है कि पूर्ण संख्याओं की परिभाषा यहीं से दी जाती है। कैसे दी जाती है, सुनना, कि जब भी नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड किया जाता है, जीरो को ऐड किया मतलब जीरो के साथ नेचुरल नंबर को जब लिया जाता है तो वो सारी संख्याओं के उन संख्याओं को बोल देते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। और जीरो एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। जब जीरो के साथ नेचुरल नंबर को ले लोगे तो उन सबको बोलोगे ये सभी पूर्ण संख्याएं। जैसे ही आप केवल जीरो का बात आएगा तो आप जीरो को कहोगे कि ये एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में भी लिखा है कि जीरो एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। आप देख लेंगे, आप जब आप अपनी एनसीईआरटी की किताब पढ़ोगे उठा के तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या लिखा है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये तो रहा परिमेय संख्या की बात। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा होगा, इसके बाद हमने और संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जैसे प्राकृतिक संख्या भी होगी, परिमेय संख्या भी होगी। आ जाओ थोड़ा सा पूर्ण संख्याओं पर भी चर्चा हो गई। अब तो हम क्या बच रहा है, अब हमारे पास बच रहा है अपरिमेय संख्या। अब सुनो, यहां से आप शुरू होता है आपका 9th का मैथ, यहां से आपका शुरुआत होगा 9th के मैथ्स का। सर यहां से क्या शुरू करोगे आप, इसके पहले आप एक मुझे बात बताओ, 8 में आप लोग क्या क्या पढ़ते थे, 8 में आप लोग परिमेय संख्याओं को पढ़े थे, मतलब भिन्न की संख्याओं के बारे में पढ़े थे, उसी भिन्न को आपने नंबर लाइन पे भी दर्शाया था, बस कोई दिक्कत नहीं। अब आप 9th में अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ोगे, फिर उसी अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं इस चीज के बारे में समझोगे, ठीक है। सॉरी, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, पूर्णांक के बारे में बताना भूल गया। पूर्णांक, पूर्णांक जानते हो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, जीरो और ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं बोल देते, ठीक है। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या मतलब सर, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या मतलब देखो, प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब गिनने वाली संख्या है, ऐसे बोल दो, गिनने वाली संख्या है। और उसी के आगे जब माइनस लगा दें तो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। तो क्या बोले हो सर कि प्राकृतिक संख्या, जीरो और ऋणात्मक संख्या, इन तीनों को जब मिला दिया जाता है, इन तीनों को जब मिला दिया जाता है तो पूर्णांक बनता है। पूर्णांक, एक चीज और याद रखिएगा, 0.008 ये कोई पूर्णांक नहीं है, याद रखना। पूर्णांक को अगर हम लोग तोड़ें, एक चीज आपको यहां से देखो, पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, वो अंक जो पूर्ण हो, पूर्ण मतलब जैसे 0.008, ये कोई पूर्ण अंक है क्या, ये तो दशमलव के बाद में, मतलब दशमलव की, ये कोई पूर्ण अंक नहीं है। पूर्ण अंक क्या होता है, एक लिखा हो, ऐसे एक लिख दिया हो, 2 लिख दिया हो, 3 लिख दिया हो, या फिर -1 लिख दिया हो, -2 -3, इस ये जो संख्या है ना, ये आपकी पूर्ण अंक है। और जैसे मान लो 0 लिख दिया, ये आपका क्या है, एक पूर्ण अंक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक मतलब होता क्या है। और पूर्णांक को बाबू डिनोट किससे करते हैं, पूर्णांक को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। समझ में आया इतना, कैपिटल जेड से पूर्णांक को हम डिनोट करते हैं। यहां तक आप समझ में आ गया। ये तो हमारी सारी रही कि हमने क्लास 8 में हमने क्या पढ़ा था। अब हम लोग समझेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में, चुपचाप आराम से समझिएगा। ये इंट्रोडक्शन है अपरिमेय संख्याओं के बारे में, और इसी पे आपका आधारित है प्रश्नावली 1.2। उसमें आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि जीरो क्या है,
ये सारी चीज़ें क्या है। एक हेडिंग और छूटा है, सॉरी, अभी शुरू करेंगे परिमेय संख्याओं को। एक हेडिंग और छूटा है, मैं उसको भी बता दूं। इसमें आता है कि बताइए तुल्य परिमेय संख्या के बारे में। तुल्य परिमेय संख्या, तुल्य परिमेय संख्या, देखो तुल्य परिमेय संख्या का सीधा सीधा मतलब मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो हमने आपके यहाँ पे लिख दिया 5/8, मैं कह रहा हूँ इसके तुल्य परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बोला है मतलब आपका भिन्न में, आप ये भी लिख सकते हो 1/1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/1 भी लिख सकते हो, 2/1 भी लिख सकते हो, 4/1 भी, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलेगा, ये भी परिमेय संख्या में आ जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5/8 के तुल्य परिमेय संख्या लिखो। तुल्य परिमेय संख्या याद रखना, तुल्य परिमेय संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनको हल करने के बाद हमारी मूल परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए। अरे सर बहुत कंफ्यूजन कर दिए। अब देखो कंफ्यूज मत होना, देखो शांति से सुनो। जैसे मान लो हमको कहा हूं कि 5/8 के तुल्य परिमेय संख्या लिखो। हमें तुल्य परिमेय संख्या मतलब ना आंख बंद करके ऊपर और नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर देना, वही तुल्य परिमेय संख्या, बात खत्म। ऊपर और नीचे अंश और हर में किसी भी प्राकृतिक संख्या से उठा के मल्टीप्लाई मार देना, किसी भी ऋणात्मक मतलब किसी भी पूर्णांक से ऊपर नीचे अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देना, वही आपकी तुल्य परिमेय संख्या होगी। इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15/24। तो देखो इसको जब हल करोगे, इसको अब हल करके देखो, 3 से ऊपर नीचे करो, 3/15 3/24 5/8, ये हमारी पुरानी परिमेय संख्या मिल गई ना। तो हम क्या कहें कि 5/8 के आप 5/8 लिखे और कहे कि इसके तुल्य परिमेय संख्या बताओ, तो क्या करोगे, ऊपर नीचे किसी भी पूर्णांक से गुणा कर दो। मान लो हम -2 से गुणा कर रहे हैं, होगा -10/-16। अब इसको हल करके देखो 5/8 मिल जाएगा, तो ये पहली तुल्य परिमेय संख्या हो गई। इसी 5/8 में मैं चलो -7 से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ, तो -35/-56 हो सकता है। चलो 5/8 में हम ऊपर नीचे 6 से गुणा करते हैं, 30/48, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये आपकी तुल्य हो गई। अच्छा, अगर हमसे ये कहे कि किन्हीं दो, मान लीजिए आपके पास दे दिया 5 और 3 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करो, इस तरीके से आपका प्रश्न आ जाए कि 5 और 3 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो देखो क्या होता है, सीधा बात है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। ये क्या है, सीधा सुनो, इन दोनों को जोड़ना और 2 से भाग कर देना। जोड़ो 5 + 3/2, इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4। ये पहली एक काम क्या करो, सबसे पहले नंबर लाइन बना करो। जब भी कहे कि 2 परिमेय संख्याएं के मध्य में परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न आए कि 2 परिमेय संख्याएं दी हो और उनके बीच में कोई परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दें। अच्छा, और उसके भी पहले एक नंबर लाइन बना लेना, उस पर 5 और 3 दिखा लेना, सॉरी 3 इधर आएगा 5 इधर आएगा। तो अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करोगे तो 4 यहाँ कहीं बीच में आएगा। अब किसी को भी लेके सॉल्व करते चले जाओ। अब 5 और 3 को लेके सॉल्व कर, सॉरी 4 और 3 को सॉल्व कर लेके, 4 + 3/2, ये आ जाएगा आपके पास 7, सॉरी 7/2, तो 7/2 इनके बीच में आएगा। लेकिन ये जो 7/2 है, ये 3 और 5 के बीच में है कि नहीं है, 3 और 5 के बीच में कहीं पड़ रहा है ना, तो ये क्या हो गई, इसके बीच की एक परिमेय संख्या होगी। वैसे आप 5 और 4 को लेके सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 9/2, 9/2 यहाँ कहीं आ जाएगा। उसी तरीके से फिर आप 9/2 और 4 को लेके हल कर सकते हो, या फिर 7/2 और 9/2 को लेके हल कर सकते हो। एक चीज याद रखिएगा, इसमें आंसर अलग अलग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके जो भी आंसर बुक है उसमें 9/2 और 7/2 के लेके हल किया है और इसके बीच की कोई परिमेय संख्या निकाली है, इसको लेके इन दोनों के बीच की कोई परिमेय संख्या। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम 7/2 और 3 ले रहे हैं, इसके बीच की हम परिमेय संख्या निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 13/4। जब इसको हल करेंगे तो इसके बीच में कहीं आएगा 13/4,
तो हो सकता है हमारा 13/4 आए, और वो जब इसको सॉल्व करेगा तो 9 7 16 2 8 और 4 आ जाएगा उसका। इसको जब लेके सॉल्व करेगा तो हो सकता है आपके आंसर में 4 दे और आपका 13/4 है। तो आपको घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नंबर लाइन बना के इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी ये संख्याएं आ रही हैं 3 और 5 के बीच में तो है, उसके बाहर तो है नहीं, तो आंसर अलग अलग आ सकता है। इस जो 3 और 5 के बीच में आपको परिमेय संख्या निकालना है तो इसके आंसर बहुत अलग अलग भी आते हैं, तो आपको इससे कोई बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने में भरोसा रखिएगा और ऐसे नंबर लाइन बना के सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किसके किसके बीच में निकालें। किसी भी दो को उठाइएगा, दोनों को सॉल्व करिएगा, 2 से भाग कर दीजिएगा, जो आएगा वो इनके बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी, बात खत्म। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं के बारे में। आखिर अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? देखो, अपरिमेय संख्या सिंपल से एक बात बताऊं, अपरिमेय संख्या, अब यहाँ पे आपको दिक्कत आएगा ना, अभी लसा और मसा का नाम ले ले रहा हूँ। चलो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आएगा लसा और मसा के बारे में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आप वो एक काम करेगा, मैं क्या कर सकते हैं, बेसिक मैथ जो पढ़ाऊंगा ना उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको जाके पहले देख लीजिएगा। लसा और मसा से पहले वर्गमूल। आप एक चीज याद रखिएगा, आपको पता है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी संख्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, जैसे 3, चले 2 बताओ, दो किस किससे संख्या से कटेगा? एक तो ये 2 1 से कट जाएगा और फिर खुद 2 से कटेगा। अच्छा, वैसे ही 3 भी 1 से कटेगा और खुद 3 से कटेगा। वैसे 5 भी 1 से कटेगा और खुद 5 से कटेगा। वैसे ही 7 भी 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। वैसे ही 9 बताओ, अभाज्य संख्या है कि नहीं है? नहीं, 9 अभाज्य नहीं, 9 एक विषम संख्या है। 9 अभाज्य क्यों नहीं? क्योंकि सर देखो, जो 9 है वो 3 से कट जाता है, फिर 1 से कटेगा, फिर 9 से भी कटेगा, तो यानी 1 और स्वयं के अलावा अगर कोई और संख्या हुई तो वो अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से अभाज्य संख्या, इन्हीं अभाज्य संख्याओं को अगर आप करड़ी के अंदर कर दोगे ना तो ये हमारी हो जाती है अपरिमेय संख्या। बस यही परिभाषा है कि अभाज्य संख्याएं जब करड़ी में लिख दी जाएंगी तो वो सभी संख्या क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या। जैसे करड़ी में 2, ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 2 क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य को कहाँ रख दिया? करड़ी के अंदर। वैसे 3 करड़ी में डाल दो, ये हो गया क्या? अभाज्य संख्या। वैसे 7 इसको डाल दो करड़ी में, ये हो गया क्या? एक अभाज्य संख्या। उससे भी पहले एक चीज आपको बताऊं, आओ करड़ी में 2 को एक बार सॉल्व करके देखते हैं। करड़ी में 2 को सॉल्व करना आपको कहाँ सिखाया जाता है? कक्षा 8 में सिखाया जाता है, जिसका नाम होगा वर्गमूल तथा घनमूल वाले चैप्टर में ये सिखाया जाता है कि करड़ी में 2 को कैसे हल करते हैं। तो मैं आपको सिखा दूंगा, वीडियो बना दी जाएगी। फिर से मैं बता रहा हूँ, बेसिक मैथ की वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ 2 को देखते हैं, करड़ी में 2 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का होता है कि इसके आगे 2 जीरो लगा लो और उसके बाद इस तरीके से करके इसको सॉल्व करते हैं, पेयर बनाते हैं ना ऐसे ऐसे करके। तो फिर ये एक बार में जाएगा, यहाँ पे ये 1 1 2 होगा, फिर ये 1 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, डबल जीरो आ जाएगा। इस तरीके से करके सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ 4 जाएगा, फिर इसको करेंगे तो ये 96 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और ये 9, ये 4 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। अभी नहीं आ रहा तो आगे यहाँ 2 और जीरो बढ़ा लो, दशमलव लगा के इसको यहाँ उतार लो, और ये आपका कितने बार जाएगा? यहाँ से ये एक बार और जाएगा, तो 282 और 281, यहाँ पे 10 में से 1 जा 9, 9 में से 8 जा 1, 3 में से 2 जा 1, 119 और एक जीरो बढ़ा लो इसके आगे, यहाँ डबल जीरो यहाँ पे उतार लोगे, ये 4 बार जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कुछ आएगा। तो मतलब ये जो आपका यहाँ ऊपर आ रहा है ना, ये आगे ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। और ऐसा नहीं है जैसे 1.4 1 4 इस तरीके से करके आपको नंबर मिलते हुए चले जाएंगे, ये ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप ऐसे जब 4 का निकालोगे ना तो ये 2 यहाँ पे 2 बार जाके खत्म हो जाएगा, 2 बार आके खत्म हो जाएगा, उसके आगे नहीं जाने वाला।
वैसे ही जब 9 का निकालोगे ना तो 3 बार जाके फिर खत्म हो जाएगा, उसके आगे नहीं आने वाला। लेकिन ये करड़ी में 2, करड़ी में 3, ये आगे बढ़ते ही जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनका प्रसार खत्म नहीं होने वाला। उसी तरीके से पाई 22/7 नहीं, पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 ऐसे ही करके आगे बढ़ती रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती है और वो डिसकंटिन्यूअस होती है। जैसे 3.141 ऐसे करके, मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। जैसे रिपीट का मतलब जैसे 3.144 ऐसे करके रिपीट नहीं होगा। ये इस तरीके से होगी 3.14 ऐसे, मतलब अलग अलग नंबर आते रहेंगे। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होगा। याद रखना 22/7 कोई अपरिमेय संख्या नहीं है। ये अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि जो पाई का ये एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 कभी नहीं होता। क्या बोला? कि पाई का मान 22/7 एग्जैक्टली नहीं होता, ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, तो पाई का जो मान होता है, क्या बोले, पाई का जो मान होता है 22/7 नहीं होता है, ये लगभग मान माना गया है। तो इसीलिए आप हमेशा याद रखेंगे कि पाई का रियल वैल्यू ये होता है 3.14, ये आगे बढ़ता ही जाएगा, ये कटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, आगे आते ही रहेगा। उसी तरीके से जो 22/7 है ये पाई का वास्तविक मान नहीं है, वास्तविक मान यहाँ पे लिखा है। तो ये जो मान है ना, ये क्या, एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है। जैसे कड़ी का 2 को निकालोगे इसी तरीके से आएगा, कड़ी में 3 का निकालोगे इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से पाई भी 3.14 ऐसे ही आगे आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड आपकी प्रश्नावली में 2-3 सवाल दिए हुए हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ, मतलब ऐसा बहुत कठिन कुछ नहीं पूछा हुआ है। जितना मतलब 2-3 ही कुछ 2-3 मतलब प्रश्न थे जो आने वाले थे, मतलब जो अच्छे प्रश्न थे, 2 ही 3 प्रश्न थे, उसमें अच्छा और बुरा क्या होगा, तो आप उसको कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। आप काम करेंगे 5 और 8 पहला, दूसरा 7 और 6 तीसरा, 9 और 15 चौथा, 16 और 2 लेते हैं, 16 और 2, और पाँचवा -5 और -8, छठवां -9/2 -7/2, 7/6, फिर सातवां हो जाएगा आपका माइनस, क्या लिया जाए, माइनस का लिया जाए, चलो -1 ले लेते हैं और 0 ले लेते हैं। इतने के बीच की परिमेय संख्या आपको निकालनी है और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्योंकि यार प्रश्नावली में 300 सवाल दिए और 300 सवाल में क्या लगाओगे, इसको भी करो, साथ में इसको भी सवाल लगाना, इनको भी लगाना। और सॉल्व करने का सबसे पहले तरीका हमने क्या बताया, सबसे पहले नंबर लाइन बनाना है। नंबर लाइन बनाइएगा, उस पर पहले 5 को लगाइएगा, फिर 8 को दर्शाइएगा, उसके बाद इसकी बीच की परिमेय संख्या निकालते चले जाइएगा। कितनी निकालनी है सर? ज़्यादा नहीं, बस 3 निकालनी है, 3 परिमेय संख्या, और ये निकालना भी है और हमारे कमेंट में बताना भी है, सर इसका ये आया, पहले का ये आया है, दूसरे का ये आया है, तीसरे का ये आया है, चौथे का ये आया, आपको ये बताना भी है। ठीक है, बेसिक मैथ पहले कवर करना, अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही 9th को कंटिन्यू रखना। जितने टॉपिक्स उसमें बताए जाएंगे, अगर आपको पहले से आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको नहीं आता है तो डेफिनेटली पहले उसको देखना, नहीं तो 9th में परेशान हो जाओगे, मैथ छोड़ के भाग जाओगे, मैथ पढ़ने का मन नहीं करेगा अगर बेसिक मैथ आपका वो अच्छा नहीं होगा। इसी तरीके से जब मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री में जैसे मैं, चलो आपको क्या पता होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है, जब मैं शुरू करूँगा ना केमिस्ट्री तो उसमें बता दूंगा कि कैसे क्या होता है, तो वहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में चर्चा होगी। लेकिन क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिक्स भी ऐसे ही बताऊँगा, फिजिक्स में भी कुछ बेसिक मैथ आपको बताऊँगा जो बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। 9th में है तो आपको लिए तो एकदम आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिक मैथ पहले कवर करके ही आइएगा, बेसिक मैथ बिना देखे मत आना, जाके बस इतना देख लेना, मैं शुरू में ही बता दूंगा कि इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस टॉपिक लिखते जाऊंगा, सॉल्व करते जाऊंगा, आपको लास्ट तक नहीं, पहले ही मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक है जो इसमें कवर किए जाएंगे, उसके हिसाब से आप देखेंगे। ठीक है ना, जय हिंद। तो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बिना बेसिक मैथ किए मत आना।